जो लोग काम नहीं करना चाहते हैं, वो जाति और धर्म की राजनीति करते हैं और उलझा के रखना चाहते हैं, और यही बीजेपी ने किया। इस बात पे हमें हंसी भी आती है और कष्ट भी आता है, और यही हमारा विरोध भी है। ये तो मुझे पहले ही पता था कि जैसे निर्णय सुप्रीम कोर्ट का आया था, तो हमें पता था 2024 23 दिसंबर से लेकर और जनवरी तक ही प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। ये सोची समझी रणनीति है। ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिन पे हमें हंसी भी आती है कि हम उनको लाएंगे जो राम को लेके आए हैं। नमस्कार, मैं हूं कृष्णा सोलंकी और आप देख रहे हैं एन भारत। एन भारत की टीम अभी मौजूद है जनपद कन्नौज में। हमारे साथ मौजूद है ऐसी शख्सियत जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व सांसद प्रतिनिधि और पूर्व ब्लॉक प्रमुख श्री नवाब सिंह यादव जी। आज उनसे खास चर्चा करेंगे। प्रमुख जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे संस्थान में। और सबसे पहला सवाल हम आपसे करना चाहेंगे कि जो राम मंदिर को लेकर के जो देश में चल रहा है, प्रदेश में चल रहा है, उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? हम जो राम मंदिर बना है, तहे दिल से स्वागत करते हैं, क्योंकि जो राम मंदिर बना है वो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार बना है, और हम सब संविधान में और कानून में विश्वास रखते हैं। इसलिए राम मंदिर बनने पर देशवासियों को बधाई भी देते हैं और स्वागत भी करते हैं। लेकिन जब किसी चीज़ का राजनीतिकरण हो जाए तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, उन लोगों के लिए कहना चाहूँगा कि जिन्होंने ये कहा राम जी के राम जी हमारे, राम जी, उन्हें ये कहना चाहिए हम राम जी के और राम जी सबके। राम जी सबके हैं, तो ऐसे लोगों से ज़रूर हमें एतराज़ है। और फिलहाल राम सबके हैं, और राम हमारे आदर्श हैं, हम भगवान के रूप मानते हैं। राम भाई के प्रतीक हैं, राम बेटा के प्रतीक हैं, राम पति के प्रतीक हैं, राम हमारे भारत का गौरव हैं। हम स्वागत करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी जो है राम के नाम को ब्रांड के तौर पर इस्तेमाल कर रही है, तो उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी, जो लोग काम नहीं करना चाहते हैं, वो जाति और धर्म की राजनीति करते हैं और उलझा के रखना चाहते हैं, और यही बीजेपी ने किया। वैसे मेरी समझ में, अब तमाम तरीके की बातें, मैं ना इतना बड़ा विद्वान हूं, लेकिन मेरी समझ में राम जी के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा अगर दीपावली के दिन राम आए थे, और दीपावली के दिन होती तो इससे शुभ दिन और कोई नहीं था। लेकिन फिर अगर वो दिन नहीं था तो रामनवमी को, जिस दिन भगवान का जन्मदिन था, उसी दिन भगवान प्रकट किए जाते तो और अच्छा होता। ये तो मुझे पहले ही पता था कि जैसे निर्णय सुप्रीम कोर्ट का आया था, तो हमें पता था 2024 23 दिसंबर से लेकर और जनवरी तक ही प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। ये सोची समझी रणनीति है, और मैं समझता हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए। राम का सभी सम्मान करते हैं, सब कुछ, लेकिन जो राजनीतिकरण हुआ है उसे नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से हुआ है उसमें हमारा थोड़ा बहुत एतराज़ है। फिलहाल हम सब राम के मानने वाले हैं, और मैं तो ये कहता हूँ राम समाजवादी थे। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ विचारधारा समाजवादी विचारधारा है, क्योंकि राम दशरथ जी के बेटा थे और वो अयोध्या गए थे। अयोध्या से कोई सेना नहीं ले गए थे। राम ने सबसे पहले दलितों, वंचितों की सहायता भी की, और उनका सहयोग लेके उन्होंने रावण को पराजित किया। जो दलितों को लेकर चले, जो वंचितों का सहयोग ले, चाहे निसार राज की आप बात करें, चाहे आप सबरी की बात करें, चाहे आप जो सेना सुग्रीव की सहायता लेना, ये सब दर्शाता है
कि राम सबको लेके चलने वाले हमारे आदर्श प्रभु भगवान थे। लेकिन आज कुछ लोग ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिन पे हमें हंसी भी आती है कि हम उनको लाएंगे जो राम को लेके आए हैं। भाई राम कब से अस्तित्व में हैं, राम को कोई लेके आएगा? राम कण-कण में व्याप्त हैं, राम हम सबके दिल में व्याप्त हैं। कौन ऐसी जगह है जहां राम नहीं है? और कुछ लोग ये कहते हैं हम राम को लेके आए, वो राम को लेके आएंगे। इस बात पे हमें हंसी भी आती है और कष्ट भी आता है, और यही हमारा विरोध भी है। कहीं ना कहीं प्रमुख जी एक बहुत बड़ा सवाल है समाजवादी पार्टी के लिए कि जो अब तक भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो कार्रवाइयां की गई हैं, भ्रष्टाचारियों कहा जाए, गुंडागर्दी कहा जाए, इन सारी चीजों को लेकर के समाजवादी पार्टी के सच्चे सिपाहियों पर की गई हैं, अगर समाजवादी पार्टी की नजरों से देखा जाए, उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? हम समाजवादी पार्टी के वर्कर हैं और हमारा इतिहास कर्पूरी ठाकुर, लोहिया जी, माननीय मुलायम सिंह यादव, उठा के आप देख लीजिए। हम लोगों ने अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। हम लोग झुकने वाले नहीं, लड़ने वाले लोग हैं। और कर्पूरी ठाकुर ने कहा था, जब हक तुम्हारा कोई छीनता हो, आंख में आंसू नहीं शोले निकलने चाहिए। और अगर मुकदमे लगते हैं तो मुकदमे अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई। लड़ाई में मुकदमे नेता के लिए गहने होते हैं। नेता मुकदमे जो अन्याय के खिलाफ लड़ी गई लड़ाई पड़ी, लाठियां, जेल, यही नेता को सुशोभित करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या की। जो हमारी स्वतंत्र संवैधानिक संस्थाएं थीं, उनका किस तरीके से दुरुपयोग किया गया। पहली बार हाई कोर्ट के जज नहीं बैठे जिन्होंने ये कहा कि हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में सब ठीक नहीं चल रहा न्याय व्यवस्था में। ये पहली बार आरोप लगा। आप उर्जित पटेल को देख लें, क्या उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया? या इस तरीके के और भी तमाम चीजें सामने आईं। चुनाव आयोग की बात करें या तमाम चीजें जहां पर जो हमें ये नहीं कि हमारा नुकसान हो गया, हमारा अगर कोई थोड़ा नुकसान हो गया या समाजवादी सत्ता से वंचित हो गए तो मैं बहुत परेशान हूं। हम अपने नुकसान से परेशान नहीं होते हैं। जब देश का नुकसान होता है तब हम परेशान होते हैं। जब लोकतंत्र की हत्या की जाती तब हम परेशान होते हैं। तब कानूनों का दुरुपयोग होता है तब हम परेशान होते हैं। क्यों नजीर बन जाएगी, अगला कोई सत्ता में आएगा। आज मान लीजिए आप देश में ढूंढ ढूंढ कर हमें ऐसे बता दीजिए 7 साल में कितने भारतीय जनता पार्टी के लोग सीबीआई ने उनका प्रयोग किया या ईडी ने उनके यहाँ छापे डाले। आज जो बोलता है आप उसके यहाँ छापा डलवा देते हैं। तो कल सत्ता में कोई आएगा, कल दूसरा सत्ता में आएगा, वो इससे ज्यादा बढ़ के करेगा, परसों तीसरा आएगा वो इससे ज्यादा बढ़ के करेगा। तो आखिर कैसे लोकतंत्र बचेगा? हमारी चिंता है लोकतंत्र को बचाने के लिए जो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं जब भी कोई दूसरा 20 साल बाद, 30 साल कभी सत्ता परिवर्तन हुई, अगर वो आया वो उससे ज्यादा उसका दुरुपयोग करेगा तो फिर लोकतंत्र का क्या होगा, क्या देश का क्या होगा? हमारी चिंता ये है। इसलिए हम आलोचना भी करते हैं, लेकिन कोई डरने वाला नहीं है। वो ये भूल है, जब जब जुल्म और जाति ज्यादा बढ़ती है तो ये लोकतंत्र है, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। जनता और बढ़ चढ़ के इन्हें जवाब देती है। विपक्ष लोकतंत्र का भविष्य होता है, विपक्ष लोकतंत्र की खूबसूरती है। जो सत्ता से पूर्ण नहीं उम्मीदें होती हैं, किससे आप आस लगाते हो? विपक्ष के लिए। हमारे अगर ऐसा ही होता तो क्यों संविधान में एक शक्तिशाली विपक्ष की स्थापना व्यवस्था की गई थी लोकतंत्र में? तो विपक्ष रखा ही नहीं जाता। जितना ताकतवर विपक्ष होगा लोकतंत्र उतना ही मजबूत होगा। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी जस्ट उल्टी चल रही है कि विपक्ष को नष्ट नाबूद कर दो और तानाशाही करो। लेकिन हर तानाशाह अपनी कब्र का इंतजाम स्वयं करता है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही प्रमुख जी। जब ऐसे कहा जाए कि जो विपक्ष है वो मजबूत नहीं होता तो कहीं ना कहीं पक्ष निरंकुश हो जाता है। तो उसको लेकर के जिस तरीके से विपक्ष की जो आवाज को भारतीय जनता पार्टी ऐसे कहा जाए या पक्ष के द्वारा जो दबाया जा रहा है, उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? मैंने कहा पहले, हम समाजवादी लोग हैं
और जयप्रकाश जी ने कहा था कि सत्ता पे काबिज होना हमारी हसरत नहीं, लेकिन सत्ता पे जनता सत्ता जनता के नियंत्रण में होनी चाहिए। आज जो सत्ता है वो जनता के नियंत्रण में नहीं है, इसलिए हमें कष्ट है। और जो कार्रवाइयां हुई हैं समाजवादियों पर या अन्य दल जहां पर जिन्होंने विरोध किया भारतीय जनता पार्टी का, वो जेल में गए हैं। तो आप देखें, ऐसे ही तानाशाह के रूप में उभर कर आई थी स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। 1977 में जनता ने क्या हाल कर दिया, स्वयं चुनाव हार गई। समय परिवर्तनशील है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। और ये मत कोई समझे, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। तमाम जगह, क्या कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ भारतीय जनता पार्टी? क्या हिमाचल में सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ? आने वाले समय में हिंदुस्तान में भी सत्ता परिवर्तन पूरे देश में होगा। और घबराएं वो जो गलत कर रहे हैं, वो सोचें। प्रमुख जी, एक बहुत बड़ा सवाल है विकास कार्यों को लेकर के। कन्नौज की जो लोकसभा सीट है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की गढ़ मानी जाती है, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का सांसद चुनना और उसके बाद में उनके द्वारा क्या विकास कार्य कराए गए या उनकी क्या कार्यप्रणाली रही, उसको लेकर के क्या कहना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी के सांसद के द्वारा कोई कार्य नहीं कराए गए, नए कार्य तो कराए नहीं गए, लेकिन करोड़ों रुपया जो माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा कन्नौज को आगे बढ़ाने में, कन्नौज के विकास के लिए किया गया, वो भी बंद पड़ा। आप देखिए, बगल में हजारों करोड़ रुपया पैरामेडिकल बंद पड़ा है, कैंसर अस्पताल बंद पड़ा है, हृदय संस्थान बंद पड़ा है, किसान बाजार बंद पड़ा है, मंडी की भी ऐसी तैसी है, बच्चों का सांस्कृतिक लान भी बंद पड़ा है। पुरातत्व जो कन्नौज की एक पहचान और धरोहर थी, उसे भी आप शुरू नहीं करा पाए। इलाहाबाद, पूरे प्रदेश भरे में आपने कन्नौज इत्र पार्क के बोर्ड तो लगा दिए, लेकिन आप जाएं वहाँ कुछ नहीं है, केवल बाउंड्री है। हमें बड़ा कुछ लोग हमसे पूछ रहे थे कि मैं इत्र पार्क घूमने जाना चाहता हूं। हमने कहा घूम आइए। लौट के फिर इसी होटल में आए तो मैंने पूछा कुछ मिला? बोले वहां कुछ है नहीं। लेकिन सर, भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि हम सबका साथ सबके विकास के साथ काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग बाणी वीर हैं और ये करते कुछ नहीं, चिल्लाते बहुत हैं। इसलिए मैं इन पे कुछ कहने ही नहीं चाहता हूं। ये तो बाणी वीर हैं, ये चिल्ला चिल्ला के, सुना सुना के आज तक देश के लिए क्या किया? अगर इन्होंने तो कहा था 2 करोड़ नौकरियां देंगे, कितनी नौकरियां दी? इन्होंने कहा था 15 लाख खाते में आ जाएंगे, इन्होंने कहा था देश की सीमाएं सुरक्षित होंगी। हमारे एक बार ये बयान दे देते हैं कि हमारे वीर सैनिकों ने खदेड़ दिया चीनी सैनिकों को, दूसरे दिन बयान देते हैं कि वो हमारी सीमा में कोई घुसा ही नहीं। अरे भाई, जब घुसा नहीं तो खदेड़ा कहां से? किसे खदेड़ा? तो ये चाहे रोजगार की बात करें, चाहे हम महंगाई की बात करें, चाहे हम और तमाम चीज़ों की बात करें, तो ये कहने वाले लोग हैं, करते कुछ नहीं, कभी नहीं कुछ करेंगे। इन्होंने नौजवानों को सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी है। नरेगा को रोजगारी बताते हैं, नरेगा में भी जो काम कराते हैं उसे भी दर्ज कर लेते हैं। इन्होंने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है। क्या मतलब है? सरकार अक्षम है, आउटसोर्सिंग पर पूरे देश के विभागों को बेचा है सरकार। पहले ये बताए कि कोई और लेन देन का मामला है या फिर सरकार अक्षम है। रेलवे विभाग इन्होंने बेच दिया, एयर इंडिया इन्होंने बेच दी, स्वास्थ्य विभाग इन्होंने बेच दिया, शिक्षा विभाग बेचने की तैयारी है। सारी जगह आउटसोर्सिंग पर मजदूरी करा रहे हैं पढ़े लिखे। मरता क्या नहीं करता है। 10-10 हजार रुपए पे जो IAS PCS की बेचारे तैयारी कर रहे थे, जो इंजीनियर और डॉक्टर बनना चाहते थे, आप मेडिकल कॉलेज में चले जाएं, जिला अस्पताल में चले जाएं, आप कहीं चले जाएं, 10 हजार रुपए पे आउटसोर्सिंग में काम कर रहे हैं। ये तो इनके वादे हैं। और जब भी कोई बात आती है तो मंदिर, अगर इनसे ये कह दिया जाए मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, 3 बातें छोड़ दो, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद और हिंदुस्तान पाकिस्तान,
तो इनके पास मुद्दा नहीं है। ये हर बार पीओके की बात करते हैं, एक बार भी ये नहीं कहते हैं कि चीन ने जो हमारा एक बड़ा भूभाग्य दबा लिया उस पर कभी मुंह नहीं खोलते हैं, कभी बात नहीं करते हैं। क्यों नहीं आखिर बात करते हो? देखिए, माननीय मुलायम सिंह यादव ने हमेशा नारा दिया था, चलो मानसरोवर की ओर। नेताजी ने कहा था, नेताजी पहले ही कहते थे कि जब भी पाकिस्तान हमारे लिए कहा है जिस दिन चाहेंगे उस दिन मसल देंगे। हमें असली खतरा चीन से है, लड़ाई हमें चीन से लड़नी है। और ये तो चीन से लड़ना तो दूर रहा, ये मुंह भी नहीं खोलते हैं। ये कभी हिंदुस्तान की जनता को बताना भी नहीं चाहते हैं कि किस तरीके वर्तमान स्वरूप में हमारे पास कश्मीर 45% है, 25% पाकिस्तान के पास है और बचा हुआ हिस्सा 30% चीन ने दबा लिया। आज तक किसी भारतीय जनता पार्टी ने इस पे चर्चा की? और चर्चा नहीं की तो क्यों नहीं की? ये केवल लोगों को गुमराह करके, लोगों को पाकिस्तान में हिंदुस्तान की बात नहीं करेंगे। डीजल पेट्रोल क्या हो गया है, पाकिस्तान में टमाटर इतने रुपए हैं, ये बिंदु होते हैं, तो फिर देश का क्या होगा? ये कभी भी बात, यहाँ पर किसानों की बात आई थी। आखिर जो किसानों पे कानून लादे गए थे वो खराब थे तो लागू क्यों किए गए, और अच्छे थे तो वापस क्यों किए? और वापस कब किए? जब 1 साल किसान 13 माह बैठे रहे, 750 किसानों की मृत्यु हो गई, तब इन्होंने, किसानों ने परिणाम उल्टे आने लगे तो वापस किए। ये केवल बहकाते हैं। और अगर थोड़े दिन, हम तो तमाम नौजवान किसानों मजदूरों से एक बात कहना चाहते हैं, धरा बेच दी, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, कली बेच देंगे, चमन बेच देंगे, आए देश के रखवालों अगर सो गए तो ये वतन बेच देंगे। एक बहुत बड़ा सवाल है प्रमुख जी कि देश में लोकसभा के चुनाव होने हैं और कहीं ना कहीं जो विपक्ष के द्वारा INDIA के नाम से जो गठबंधन तैयार किया गया उसमें कहीं ना कहीं बार बार मनमुटाव जैसी स्थिति बन रही है, उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? क्या वो सफल हो पाएगा? देखो, हम कार्यकर्ता हैं और हमारा इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। हमारी सबकी इच्छा ये है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर हराना चाहते हैं विपक्ष के लोग तो एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी का सामना करना चाहिए। ऐसे हम सब अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं। निर्णय नेता, बड़े नेताओं को लेना है, वो कर सकते हैं। हम निर्णय नहीं कर सकते हैं, हम अपनी इच्छा जता सकते हैं। और शायद ये सबकी इच्छा है, देश के किसानों की इच्छा है, नौजवानों की इच्छा है कि एक बार संपूर्ण विपक्ष एकजुट होकर चुनाव लड़े और भारतीय जनता पार्टी से देश को छुटकारा दिलाए। प्रमुख जी, एक आखिरी सवाल है कि आप ऐसे कहा जाए समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं, तो कहीं ना कहीं इस बार बहुत बड़ा सवाल है ये कि समाजवादी पार्टी आखिर इस बार लोकसभा चुनाव में किन मुद्दों पर उतर रही है? समाजवादी पार्टी इतने मुद्दे हैं कि हम गिनाएंगे सुबह शाम तक। नौजवान परेशान है, उसे रोजगार नहीं मिला, महंगाई इतनी हो गई है कमर टूट गई है, किसान परेशान है, उन्हें MSP तो नहीं मिली, खाद भी मिलती भी नहीं है, और खाद जो मिल रही है, पहले 50 किलो की बोरी आई थी, उसे 45 किलो किया गया, अब उसे 40 किलो घटा, रेट वही हैं, पैसे वही हैं, और घटा के 40 किलो वजन कर दिया गया। किस तरीके से नौजवान, किसान, व्यापारी, मजदूर सभी परेशान हैं, गरीब परेशान है। उसे सर्दियों में ना कंबल मिले, अलाव तक कैसे ये सर्दी में गरीब, पूछिए जाके किसी गांव में चले जाएं, पहली बार कंबल नहीं वितरण हुआ है। क्योंकि आप चले जाइए प्राइमरी स्कूलों में, अभी भी बच्चों को जूते और ड्रेस, स्वेटर नहीं मिले हैं। ये तो योजनाएं कागज पे लागू होती हैं। आखिर कब गर्मी पड़ने लगेगी? मार्च में स्वेटर, मोजे, जूते मिलेंगे बच्चों को, मार्च या अप्रैल में कंबल वितरण होगा। इनकी सारी योजनाएं हैं, इन्होंने देश के लोगों को
क्या हम कहें, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते रेवड़ी बांट रहे, और आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? जहां चुनाव होता है, उत्तर प्रदेश में गैस सिलेंडर के दाम क्यों नहीं कर दिए? वहाँ घोषणा कर दी थी हम ये कर देंगे, राजस्थान में हम वहाँ ये कर देंगे, वहाँ जहाँ चुनाव होता है वहाँ कह देते हैं। और उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ सरकारें हैं वहाँ क्यों नहीं कम करते हैं? और जब चुनाव आ जाता है तभी किसानों की सम्मान निधि डाली जाती है। उसके पहले क्यों नहीं आप किसान आपको याद आते हैं? उसके पहले नौजवान क्यों नहीं याद आते हैं? योगी जी बैठे रहे 5 साल तक, कोई परीक्षा नहीं कराई, अब घोषणा कर रहे हैं कि 60,000 भर्ती होगी, हो पाएगी नहीं हो पाएगी? रोज पेपर लीक होते हैं, फार्म भरा लेंगे और कहेंगे हम 60,000 लोगों को नौकरी दे रहे हैं, और नौकरी भर्ती होगी या नहीं होगी ये भगवान मालिक और प्रभु राम मालिक। हम तो कहते हैं जो राम राम चिल्लाने वालों को सद्बुद्धि भगवान दे, और वो वास्तविक, क्योंकि राम सबके दिलों में वास करते हैं। जो परेशान है गरीब के दिल में भी वास करते हैं, बेरोजगार के दिल में भी वास करते हैं राम। आप उसके हृदय के राम को देखिए, और हम सबकी जो ज़रूरतें जनता की हैं, जो वादा करके आए थे वो करिए, और नहीं तो हिंदुस्तान की जनता को सिर्फ पागल एक बार बनाया जा सकता है। जनता परेशान है और जनता देख चुकी, आने वाले समय में आपको वो जवाब देगी कि आपको पता चलेगा। तो ये थे हमारे साथ नवाब सिंह यादव जी, जो कि समाजवादी पार्टी की सरकार में इन्हें कन्नौज जिले का मिनी मुख्यमंत्री भी माना जाता था, जिन्होंने अपनी बड़ी ही बेबाकी से अपनी राय रखी और साझा की एन भारत टीम के साथ। कैमरा पर्सन सुमित कुमार के साथ मैं कृष्णा सोलंकी, एन भारत, कन्नौज।